इनिशियली इस ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है 6 टर्म्स पढ़ी हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। और उधर ही हमने वो एनर्जी के डिफरेंस के साथ पता नहीं लॉस इन जीपीई और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को भी पढ़ा है। और हमने वहीं पर जब वो ऑब्जेक्ट को जमीन में से बिल्कुल बाहर निकालने वाला जो क्या नाम है उसका एस्केप वेलोसिटी, उसको भी पढ़ा है। और फिर हमने एंड पे कहाँ पे क्लोज किया अपना टॉपिक कि 2 प्लैनेट्स या 2 स्टार्स के दरमियान का जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन क्या है या उस लाइन के ऊपर पोटेंशियल की वेरिएशन क्या है। और कल एक सवाल बड़ा अजीब व गरीब सा था कि हमें ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए। हमने कल क्या बात की थी? हमने कल एक प्लूटो के सरफेस से शरून के सरफेस तक जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो नहीं लिया, बल्कि उन एक पॉइंट से नल पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिया कि वहां तक पहुंचाना जरूरी है। उसके बाद जो है तो यूं समझे कि दूसरी तरफ वो एक पहाड़ की मिसाल ले लें कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचाना है, वहां से नीचे वो खुद ही रुड़ जाएगा, मतलब वहां से नीचे वो खुद ही गिर जाएगा। बहरहाल वो क्या सवाल था क्या नहीं था, पीछे एंड पे दे दें बच्चों, एंड पे दे दें जी प्लीज। हाँ, अगर हमें वहां इनिशियल स्पीड दी भी होती तब भी हम वही काम करते हैं, वो सही कह रही हैं। लेकिन वो तो चूंकि देखें सवाल ना जब एकदम से चेंज होता है ना तो थोड़ी हेल्प भी करता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कल जब सवाल पढ़ा इनिशियली तो मैं तो वो पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब शरून के सरफेस से प्लूटो के सरफेस तक का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा था। वो लेते लेते अब बिल्कुल नया फिनोमेना है। नॉर्मल सवाल में तो ऐसा नहीं आ रहा। नॉर्मल सवाल में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, डेल्टा फाई ले लें। तो डेल्टा फाई जब मैं एक सरफेस से दूसरा लेने लगा तो सवाल ने हेल्प भी की कि भाई जैसे तू लेने लगा वहां तो तुझे स्पीड ही नहीं पता। तो जब वहां तुझे स्पीड ही नहीं पता जब भी कोई नई बात सवाल में आएगी ना तो उस नई बात को कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्पिंग मटेरियल होगा। अब वो हेल्पिंग मटेरियल हमें समझ आता है कि नहीं आता वो एक अलग बात है। एक और उसने एक और लफ्ज भी दे दिया कि मुझे इस प्लूटो के सरफेस पर मिनिमम स्पीड चाहिए। तो वहां से एक और कॉन्सेप्ट, मतलब फिर बात पक्की होगी कि मैं गलत सोच रहा था। मुझे उधर से इधर तक का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेना, मुझे नल पॉइंट से इधर तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। और अगर गिवन होता तो ज्यादा कंफ्यूजिंग होती बात। अगर शरून के सरफेस पर इनिशियल स्पीड गिवन होती फिर शायद बड़ा मुश्किल होता मेरे लिए समझाना। ठीक है, क्या बोलते सर वो एक स्पीड है वहां से इधर तक जाएंगे, बस पोटेंशियल का डिफरेंस है, स्पीड का चेंज कर लें। लेकिन बहरहाल जो भी है मैं उसके ऊपर मजीद बहस नहीं करना चाहता। मेरा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक ये है कि यार ये जो आपकी किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है या किसी भी स्टार की जो ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, क्या समझाना है मैंने आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो समझाना है। मतलब मैं समझता हूं कि मेरे टॉपिक का नाम क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड्स। क्या टॉपिक होना चाहिए? आज के टॉपिक की हेडिंग दीजिए प्लीज, सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये किसकी है? सपोज अगर ये किसी प्लेनेट की है तो उस प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या होगा? जैसे कल प्लूटो की बात हुई तो उसके मून का नाम शरून था। खैर हमारे वाले मून का नाम मून ही है। ये वैसे मून होता है कि ये चीज है? हर प्लेनेट के जी चांद होता है जी, बिल्कुल चांद होता है। ये चांद किस चीज को कहते हैं? हर प्लेनेट के इर्द गिर्द कोई ना कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो उस प्लेनेट को क्या कर रहा है, जो उस प्लेनेट को रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी प्लेनेट को रिवॉल्व करता है नेचुरली, मतलब एक तो उसको नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको चांद भी बोलते हैं, या उसको आसान अंग्रेजी में मून बोलते हैं। लेकिन हाँ, किसी और प्लेनेट की बात होगी तो किसी और प्लेनेट के इर्द गिर्द कोई चीज घूम रही है तो उन्होंने उसका नाम अपना अपना रखा हुआ है। जैसे कल प्लूटो के सवाल में उसने
प्लूटो के मून का नाम फिरौन रखा था कि शिरौन रखा था, कुछ था भी फिरौन शिरौन, बहरहाल जो भी था, हर प्लेनेट का अपना अपना एक मून है जो कर क्या रहा है, जो उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है और वो उस प्लेनेट को सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में खुद को रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बाद एक और थोड़ी बड़ी सिचुएशन की तरफ अगर हम जाएं तो बड़ी सिचुएशन क्या है, वो स्टार्स वाली है। कि स्टार्स के इर्द गिर्द क्या होता है, स्टार्स की भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी क्या होता है सर जी, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी कुछ चीजें रिवॉल्व कर रही होती हैं। अब वो जो चीजें रिवॉल्व करती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको प्लैनेट्स कहते हैं। मतलब स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो उसको प्लैनेट कहेंगे, प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो उसको मून कहेंगे। हाँ, अगर मून के इर्द गिर्द कुछ चीज रिवॉल्व कर रही है तो उसको कोई चल रही, जरूरी नहीं कि एस्टेरॉइड होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। बहरहाल हमने अभी तक 2 इमेजेस बनाने हैं। वैसे तो स्टार भी किसी न किसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा होता है, लेकिन मैं इतने लार्ज स्केल के ऊपर, मतलब गैलेक्सी के जो सेंट्रल पॉइंट है उस सेंटर में स्टार कैसे रिवॉल्व कर रहा है, मैं इस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता। मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं वो 2 ही हैं कि स्टार के इर्द गिर्द क्या होता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मून्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, इन दोनों की जो जनरल डायग्राम होगी, मैं फिर वही बात है, मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा, एक दरम्यान में डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है जी, जो दरम्यान की डायग्राम होगी आप उसको इस पर भी, मतलब सोलर सिस्टम पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सैटेलाइट सिस्टम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक मुझे इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाने हैं इस सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। एक मैं आपको सोलर सिस्टम समझाऊंगा और एक तरफ मैं आपको सैटेलाइट सिस्टम की बातें करूंगा। देयर इज दिस सोलर सिस्टम एंड देन देयर इज दिस सैटेलाइट सिस्टम। और ये जो सोलर सिस्टम या सैटेलाइट सिस्टम है, अगर मैं आपको सोलर सिस्टम समझाऊं तो आई विल से कि जनाब साहब इसके दरमियान में क्या है, दरमियान में देयर इज अ सन। उस सन के इर्द गिर्द क्या चल रहा है सर जी, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें जी, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर है जी। इसमें अगर आप इसको क्या कहते हैं, इसको सन कह देते हैं और इसको अर्थ कह देते हैं, तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रही है सर जी, ये डायग्राम जो है वो क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ जी क्या बोलते हैं सैटेलाइट सिस्टम है, अगर मैं कहूँ ये कोई प्लेनेट है और ये कोई मून है, ये चलो ये प्लेनेट के इर्द गिर्द कुछ सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व, तो ये क्या है, फिर क्या होगा सर, ये सैटेलाइट सिस्टम क्या लाएगा। सोलर सिस्टम में क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड व्हाट, अराउंड द सन, इन व्हाट, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अच्छा, सैटेलाइट सिस्टम में क्या होता है, सैटेलाइट सिस्टम में सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ठीक है जी, सैटेलाइट्स मतलब नेचुरल भी, और नेचुरल वाली को मून और आर्टिफिशियल वाली को जो मर्जी साइंसदानों ने उसका नासा वालों ने नाम रखा होगा वो हो जाएगा। सैटेलाइट्स रिवॉल्व किधर, सैटेलाइट्स लाइक क्या जनाब, मून भी एंड आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे प्लैनेट्स कितने कितने हो सकते हैं, प्लैनेट्स में अर्थ की बात भी हो सकती है एंड अब 7 अदर्स हैं या 8 अदर्स हैं, वो कभी कभार कभी सिलेबस में होता है जी 8 प्लैनेट है, कभी सिलेबस में होता है कि 9 प्लैनेट है, कभी वो प्लूटो को कहते हैं तुम प्लैनेट हो, कभी उसको भाई तुम तो बहुत दूर हो, तुम प्लैनेट ही नहीं हो। ठीक है, खैर बहरहाल वो क्या कहानी है क्या नहीं है मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है जी, अर्थ एंड अदर्स, अब वो 7 अदर्स हैं कि 8 अदर्स हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसी तरह सैटेलाइट्स लाइक मून एंड अदर आर्टिफिशियल्स रिवॉल्व अराउंड क्या, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन व्हाट, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अच्छा, दोनों केसेस में
मैं एक सेम डायग्राम बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी। दोनों केसेस में जो मैंने आगे नोट्स एक ही जैसे डेवलप करने हैं, तो जो नोट्स मैंने सोलर सिस्टम के लिए डेवलप करने हैं वही नोट्स मैंने सैटेलाइट सिस्टम के लिए डेवलप करने हैं। क्यों? बिकॉज यू नो सोलर सिस्टम में आप सन दरमियान में होगा और प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो आप सन को कौन सा ऑब्जेक्ट समझेंगे? बड़ा ऑब्जेक्ट समझेंगे, लाइक उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एम बोलेंगे। और जो प्लैनेट्स होंगे वो चूंकि उसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे तो उसको आप क्या समझेंगे? उसको आप स्मॉल एम का दर्जा देंगे। एंड सिमिलरली सैटेलाइट सिस्टम में क्या होगा? वहां पे प्लैनेट दरमियान में होगा और मून उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, तो प्लैनेट बड़ा होगा और मून, प्लैनेट को आप कैपिटल एम का दर्जा दे देंगे और जो मून उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा उसको आप स्मॉल एम का दर्जा दे देंगे। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? नो। ओके। अब होगा क्या? जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो बेसिकली किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होती है? नहीं, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है जी। तो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन द व्हाट? आई मस्ट से दे आर रिवॉल्विंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? दो बातें। एक जुमला और भी लिखा जा सकता था कि प्लैनेट्स आर, बजाय इसके क्या लिखें? रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये लिख सकते हैं प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ क्या? ऑफ द सन। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन। ओके। इसी तरह यहां क्या लिख सकता हूं मैं? सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग किधर? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। Satellites are revolving in the what? In the gravitational field of the earth. हेलो जी, क्या यहां तक किसी को परेशानी है भाई? एनीवन? तो एक ही तरह की रिप्रेजेंटेशन, दोनों सिचुएशन तो एक ही है ना, कि यहां क्या हो रहा है? यहाँ प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? वहां मून्स किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कुछ सवाल आपके पास है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। अब मैं एक जनरल बात बोलने लगा हूं। जनरल बात क्या है? आपने वहां लिखा प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, यहां आपने लिखा सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। ओके। अब मुझे एक बात बताएं, ये रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए हम तो पहले चैप्टर में पढ़ कर रहे हैं कि क्या चाहिए? सर जी वहां तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए जनाब साहब? और सेंट्रीपिटल फोर्स में, नाउ इन दिस केस व्हाट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स? इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट अर्थ। इट विल एक्ट एज क्या? इट विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह यहां क्या होगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ will act as क्या? will act as the centripetal force। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह जरा सुन लीजिए प्लीज। यू नो, अगर हम कहें कि क्या सिचुएशन चल रही है, ये बड़ा वाला मैस लाइक सन है, ये छोटा वाला मैस लाइक अर्थ है, इनके दरमियान में बेसिकली क्या है? सर जी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक क्या चीज है? अगर मैं कहूँ जी बड़े वाला मैस छोटे वाले मैस को अपनी तरफ खींच रहा है, तो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज द फोर्स ऑफ क्या? ग्रेविटी बिटवीन द टू। अच्छा, वैसे एक्चुअल में जाना किधर चाहता होगा? अगर मैं कहूँ जी ये जब ये तो वैसे उसको इधर खींच रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इधर। किधर है जी? इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो टेंजेंट टू द क्या है? जो भी प्लैनेट है अगर वो उस सोलर सिस्टम में है, उसकी एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किधर है? वो है टेंजेंट टू द सर्कल। कि अगर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती तो उसने किधर निकल जाना था? उसने सीधा सीधा एक लाइन में चले जाना है। लेकिन क्या चल रहा है? वो यू रिमेंबर, if the force is perpendicular to the direction of motion, then it is not the linear force,
then it does not cause linear acceleration. It is the centripetal force. It causes centripetal acceleration, which means it just not, it will not change the magnitude of velocity, rather it will change the direction of velocity. तो खैर बहरहाल direction of motion भी और कोई इसका v भी है ये. This is some v. And the angle between this v and the force of gravity, what is it? It is 90. इसी वजह से I must say कि this force of gravity will act as क्या? This force of gravity will act as what? The centripetal force. इस force of gravity को क्या बोल देना चाहिए? It is equal to क्या जी? It is equal to Fc. It is equal to Fc. यहाँ लिख देता हूँ. जी तो भाई इस बात में किसी को परेशानी है? और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं कहूँ नहीं जी ये सूरज और ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ और ये मून है, तो क्या होगा? तो भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही कहानी होगी कि जो मून होगा वो अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड में होगा, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द अर्थ एंड द मून होगी, इट विल एक्ट एज क्या? इट विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. किसी को मसला इस बात से? नाउ व्हाई विल इट एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स? उसका जवाब वही है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट is perpendicular to the radius, yes, along the tangent to the circle, and the force of gravity is along the radius. तो वो behave करती है क्या? एक काम कर दो, सीधे सीधे जुमला लिखें आप. यहाँ जुमला लिखें. The what? The force of gravity. The force of gravity. मैं तो बंद करके आया हूँ फोन. The what? Force of gravity between the क्या लिखूं यहाँ पे? Between the sun and the earth and the planet Earth acts as क्या? Acts as the what? As the centripetal force. Acts as the centripetal force. इसी तरह वहां पे भी क्या लिखें? The force of gravity between the earth and the moon acts as क्या? The force of gravity between the earth and the moon acts as the what? The centripetal force. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, तो मकसद क्या है, तो वजह क्या है, तो सीन क्या है, तो फार्मूला क्या है? बेटा जी ये सबसे पहले तो पढ़ाई ये गया था. हमारा सबसे पहला चैप्टर ये है सर्कुलर मोशन वाला कि जनाब साहब व्हाट इज हैपनिंग इन सर्कुलर मोशन, वहां पे क्या क्या सिचुएशन है, क्यों है, कैसे है, लेटरम है, पटरम है. एट दिस स्टेज आई थिंक मुझे उस पर अपना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ाया है कि उसका फार्मूला क्या है, वो मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, बहुत डिटेल से हमने अपना पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है. और ये तो अब उसकी फर्दर एक्सटेंशन आ गई है, ये तो अब उसकी फर्दर एक्सटेंशन है, या बल्कि यूं समझिए ये केस नंबर 1 है सर्कुलर मोशन का. क्या है सर्कुलर मोशन का केस नंबर 1? कि सर जी वो एक्चुअल में नेचुरली कहाँ है सर्कुलर मोशन? तो नेचुरली ये जो क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जो सर्कुलर मोशंस हैं, सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्लैनेट्स के सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं. प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नेचुरली मून के सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, या आर्टिफिशियली जो हम खुद सैटेलाइट्स भेज देते हैं उनके कोई ना कोई सर्कुलर ऑर्बिट्स डेवलप किए जाते हैं. और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में बिल्कुल वही सर्कुलर मोशन के टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं कि क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी कुदरती तौर पर या आर्टिफिशियली, वो किधर होगी सर? वो अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल होगी, या वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगी, या वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगी. जिस वजह से वो फोर्स कैसे बिहेव करेगी, वो फोर्स सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करेगी. मैं सारे अल्फाज पहले समझा चुका हूं, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ इस वक्त क्या करना है, मुझे एक फार्मूला निकालना है. कौन सा फार्मूला निकालना है? मैंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? एक ही चीज होती है. नेचुरली एग्जिस्ट करने वाली फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल. वो बिहेव कैसा कर रही है? वो प्लैनेट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो प्लैनेट के लिए सेंट्रीपिटल के तौर पर एक्ट कर रही है. मून दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, उसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है. तो एक काम करते हैं जनाब साहब,
मैं यहाँ पे जब भी ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी, इसके अंदर हमेशा क्या होगा, ये सिचुएशन होगी कि एफ जी विल बी इक्वल टू क्या, एफ सी। तो अब जो आप इधर नोट लिख रहे थे फिर कुछ उधर लिख रहे थे, अब मैं दरम्यान में लिखूंगा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा हमेशा क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। हेलो जी, अब अगर वो उसके बराबर होती है तो ठीक है भाईजान, मैं सिंबल्स लगा के फॉर्मूला लिखूंगा पूरा पूरा। एफ जी विल बी इक्वल टू क्या, एफ सी होती। व्हाट इज एफ जी का फॉर्मूला, जी एम एम ओवर क्या, ओवर डी स्क्वायर, क्या जनाब साहब, ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ओके, स्मॉल एम और स्मॉल एम वो तो मैंने दोनों तरफ काट देना है। कौन है स्मॉल एम, सर जी वो तो स्मॉल एम छोटे वाले ऑब्जेक्ट, मतलब सोलर सिस्टम में प्लैनेट का मास और सैटेलाइट सिस्टम में मून का मास, ये सैटेलाइट का मास, वो दोनों तरफ सेम में काट देंगे। लेकिन एक और चीज भी है, आई थिंक व्हाट इज दिस डी बाय द वे, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में डी क्या होता है, एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक फासला किधर है, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक फासला किधर है जी, इधर से लेकर इधर तक है। अच्छा, ये फासला डी है। ओके, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में आर क्या होता है, आर होता है सर्कल का, वो कितना है, वो भी तो इसके सर्कल को देखें तो उसका रेडियस कितना है। तो आई थिंक इन दिस केस डी और आर क्या है, डी और आर दोनों बराबर एक ही जैसी चीजें हैं। अगर डी और आर एक ही जैसी चीजें हैं तो भाई काम करेंगे, उसको भी काटेंगे हम, क्या बनेगा, मैं यहां आ जाता हूं। यू नो द फॉर्मूला वाज जी एम एम ओवर, क्या करूं, डी लिखूं आर लिखूं, नहीं डी ऐसा में ना, आर एक और भी आर था, एक बड़ा वाला आर, वो क्या था, सरफेस के ऊपर वो जो रेडियस था किसका, प्लैनेट का अपना रेडियस, उसको भी हमने कभी डी के बराबर किया हुआ था। अभी क्या चल रहा है, अभी एक दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है डी, वही सर्कल का क्या है, वो सर्कल का, अब आपकी मर्जी है, वैसे आप डी को आर करते हैं कि आर को डी करते हैं, आई डोंट केयर, मैं दोनों तरफ डी लिखने लगा हूं यार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर ओवर, बल्कि काम करते हैं यार, आर लिख देता हूं, एम वी स्क्वायर ओवर आर को नहीं छेड़ता, वो तो हमेशा एम वी स्क्वायर ओवर आर ही रहेगा। इधर जी एम एम ओवर क्या कर देता हूं, आर का स्क्वायर कर देता हूं। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से, क्योंकि जी एम एम ओवर में कौन सा वाला डी, वो एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर का डी, किसी जमाने में सरफेस पर थे तो प्लैनेट का रेडियस कैपिटल आर। अब अगर एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर को आपने सर्कुलर क्या कहते हैं मोशन का रेडियस कह दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल कह दिया, तो कहते हैं आर क्या होगा, आई थिंक ये वाला एम और ये वाला एम काट देना चाहिए, ये वाला आर इस आर के साथ काट देना चाहिए, क्या बचेगा, जी एम ओवर आर इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर, जी एम ओवर आर इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर। अच्छा, वी को सब्जेक्ट बनाए, जरा वी को सब्जेक्ट बनाएंगे, भाईजान ये क्या निकला, ये एस्केप वेलोसिटी निकली है। अरे वाह, क्या दिमाग पाया है आप लोगों ने, है मैंने ये किया कि मैंने प्लेनेट के सरफेस पे खड़े होकर रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किया और जमीन से निकाल दिया। ओ भाई क्या पढ़ा रहा हूं कितनी देर से, सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ा रहा हूं, इन व्हाट, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा रहा हूं। तो सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड में ये एफ जी था, उसका फॉर्मूला लिख दिया, ये एफ सी था, उसका फॉर्मूला लिख दिया, ये कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम था, ये डी था, ये आर था, ये वी था। तो क्या निकला है, तो भाई वी निकली है। वी कौन है, ये वाली वी है सर, ये निकाला है आपने। अब ये क्या वी है, ये एस्केप है, ये एस्केप वेलोसिटी है, नहीं भाई ये ऑर्बिटल स्पीड है। क्या है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट था ना, उस सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेनेट अर्थ की बात कर रहे हो तो प्लेनेट अर्थ की क्या स्पीड है, मून की बात कर रहे हो तो मून की क्या स्पीड है। आई थिंक मैंने यहाँ क्या निकाला है, मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड निकाली है। क्या निकाला जनाब साहब,
दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ और था वैसे, वो 2 मल्टीप्लाई बाय gm ओवर r था, लेकिन वो r भी कौन सा था, वो कैपिटल R था। और वो भी वैसे वो भी फाइ था, लेकिन फाइ एट द सरफेस था। बेटा बड़ा फर्क है, फॉर्मूला काफी मैच हुआ है लेकिन इतना भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आई थिंक व्हाट इज दिस, चेक करेंगे जनाब साहब। आई डोंट कॉल इट एस्केप वेलोसिटी, आई कॉल इट क्या, ऑर्बिटल स्पीड बोले यार इसको, क्योंकि वेलोसिटी का तो सीन वो टेंजेंट टू द सर्कल। अब अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये कैपिटल जी क्या है सर, वो तो कांस्टेंट है। कैपिटल एम क्या है, अगर आप प्लेनेट की बात करेंगे तो ये मास ऑफ द सन होगा, अगर आप मून की बात करेंगे तो ये मास ऑफ द अर्थ होगा। मतलब जिस भी सेंटर जो ऑब्जेक्ट है, जिसकी फील्ड है एक्चुअली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग अ फील्ड, जिसकी फील्ड में कोई ना कोई घूम रहा है। अच्छा उसको छोड़ें, क्या है ये, क्या है, हाँ इसको क्या बोलूं, ऑर्बिटल रेडियस बोल दे इसको। अगर आपने उधर ऑर्बिटल स्पीड बोला है तो उधर क्या बोलते हैं इसको, इधर ऑर्बिटल रेडियस बोल दें। हेलो जी, उधर अगर आपने ऑर्बिटल स्पीड बोला है तो बराए मेहरबानी इधर क्या टर्म लिख दीजिए, ऑर्बिटल रेडियस लिख दीजिए। अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी और। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या है, द स्पीड विद विच, जो भी प्लेनेट की बात करेंगे तो प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या द स्पीड विद विच मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। मतलब इस कॉलम में क्या लिखूं, व्हाट इज दिस ऑर्बिटल स्पीड। वंस अगेन 2 कॉलम्स है, एक इधर लिखूंगा एक उधर डेफिनेशन लिखता हूं। इधर जो ऑर्बिटल स्पीड की मैं, और एक काम सुनिएगा, मैं दरम्यान में कुछ और लिखूंगा अभी, मैं इधर अलग काम करूंगा उधर अलग करूंगा, डेफिनेशन मैंने और भी, ये इक्वेशन और भी आगे लेके जानी है अभी, और भी आगे लेके जानी है। ऑर्बिटल स्पीड का ताल्लुक अगर आप प्लेनेट के लिए कहते हैं, व्हाट इज इट, द स्पीड विद विच व्हाट हैपेंस, द स्पीड विद विच द प्लेनेट orbits what, orbits around the sun। ये भी हो सकता है अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। और अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप सैटेलाइट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं इस ऑर्बिटल स्पीड का क्या मतलब निकालूं, व्हाट इज इट, इट्स द स्पीड विद विच द मून और क्या, और द सैटेलाइट, मून और द सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। हेलो जी, यहां तक किसी को परेशानी है भाई, क्या बात हो रही है। सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट अर्थ घूम रहा है, स्पीड विद द प्लैनेट अर्थ, मिसाल के तौर पर प्लैनेट अर्थ की ले रहे हैं हम, ऑर्बिट्स अराउंड द सन, और या तो स्पीड विद विच द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अगर ये स्पीड ऑफ द प्लैनेट अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो कैपिटल एम क्या है, देन कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सन। अगर ये स्पीड है विद विच द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, देन कैपिटल एम क्या है, इज द मास ऑफ द, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, एक काम कर ले, वैसे यहां वैसे ब्रैकेट में लिखिए, देन कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सन, और वहां क्या लिखें, then what, then capital M is the mass of the what, of the earth। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है जी, एनीवन। एक चीज रह गई, ऑर्बिटल रेडियस, क्या मतलब है ऑर्बिटल रेडियस का, इट्स द रेडियस ऑफ क्या, ऑफ द ऑर्बिट, या फिर क्या, डिस्टेंस बिटवीन क्या, between the sun, या from the center of the sun to the center of the earth, या from the center of the moon to the center of the, तो एक काम करते हैं, इधर आ जाए, इधर लिखें जी किसको, ऑर्बिटल रेडियस के बारे में लिखें। जनरली तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल रेडियस, वैसे तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस इज द रेडियस
of the circular orbit यहां पे भी क्या लिखेंगे जी, इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन अब कुछ मुसीबतें हो गई हैं। नॉर्मली हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी में डी था, एक क्या था डी, वो क्या था, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस। फिर जब हम वो पता नहीं एस्केप का कुछ फिनोमेना पढ़ रहे थे या पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट अर्थ पढ़ रहे थे, तब हमारे पास डी के से रिप्लेस हो गया था रेडियस ऑफ द प्लेनेट अर्थ। वो रेडियस कुछ और है, वो प्लेनेट का अपना रेडियस है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सर्कुलर रेडियस की बात हो रही है। अब आप सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो डिस्टेंस रिप्लेस हुआ है वो सर्कल के रेडियस से रिप्लेस हुआ है। तो अब ये सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, या सर्कुलर रेडियस या सर्कुलर जो भी था ऑर्बिटल रेडियस। बहरहाल इस वक्त वो किस चीज के बराबर, इज इक्वल टू द डिस्टेंस। इस केस में क्या होगा, इट इज इक्वल टू द व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ क्या, ऑफ द सन एंड क्या, एंड व्हाट जी, एंड द प्लैनेट अर्थ। जी भाई, क्या यहां तक किसी को परेशानी है कि इन दिस केस अगर मैं कहूं वो सन के सेंटर से प्लैनेट अर्थ के सेंटर तक के डिस्टेंस को हमने ऑर्बिटल रेडियस कह दिया है, तो किसी को प्रॉब्लम है? तो फिर इन दैट केस क्या कहूं, इन दिस केस क्या कहूं, प्लीज टेल मी। इस केस में क्या होगा, अगर सैटेलाइट की बात हो रही है, मून की बात हो रही है, तो इट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द मून, नहीं सन नहीं भाई, सैटेलाइट, एग्जैक्टली। तो व्हाट इज इट, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन क्या, बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट and the what, and the moon. Distance between the centers, distance between the centers of the planet and the moon, or the distance between the centers of the sun and the planet earth. खैर बहरहाल बच्चों, मैं अलग अलग भी पढ़ा सकता था, ये दो अलग अलग के पहले सोलर सिस्टम पढ़ाएं, फिर वही सारी चीजें एग्जैक्टली उठाकर किस पर अप्लाई कर दें, वही सारी चीजें उठाकर आप सैटेलाइट सिस्टम पे अप्लाई कर दें। लेकिन मैंने कहा चलो जी दोनों को इकट्ठा लेके चलता हूँ, एक ही वक्त में दो टॉपिक्स हो जाएंगे। और आज जो इक्वेशन मैंने निकालनी है, इक्वेशन दरम्यान में निकाल ली, अब दरम्यान में जो इक्वेशन निकली है वो इस पर भी अप्लाई होती है, और वो अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या सवाल पे डिपेंड करता है कि क्या सवाल चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर सन या सोलर सिस्टम का सवाल चल रहा है तो कैपिटल M जो है मास ऑफ द सन हो जाएगा, और V जो है वो स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स हो जाएगी, R जो है वो उनका अपना ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगा। अगर सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है तो M जो है वो मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा, स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ द मून हो जाएगी, R जो है वो मून से लेकर अर्थ तक फासला हो जाएगा। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? अच्छा एक बात और है, मेसी इक्वेशन में आपने कैपिटल G पढ़ा ना, कैपिटल M भी पढ़ा हुआ, ओवर R। ये ओवर R क्या है, बेसिकली ये D है, एक्चुअल में क्या था, ये D था। तो ये GM ओवर D होता है क्या, इट्स पोटेंशियल। व्हाट इज इट, इट्स द पोटेंशियल। तो आई थिंक जो ऑर्बिटल स्पीड है पता है किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ द पोटेंशियल के बराबर है। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, अर्थ जहां है सन के मुकाबले में, मतलब सन की फील्ड में अर्थ जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर कोई पोटेंशियल होगा ना, जितना उस पोजीशन पर जो भी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का अंडर रूट लेंगे, अर्थ की स्पीड आ जाएगी। मार्स जहां है वो भी किसी पोजीशन पर है, उस पोजीशन पर भी सन की ग्रेविटी की फील्ड का या सन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अंडर रूट ले लें तो आपको मार्स की स्पीड आ जाएगी। जुपिटर जहां पर भी है उसकी भी कोई पोजीशन है सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उस पोजीशन पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका, इसका मतलब जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। अब पोटेंशियल कम होगा कि ज्यादा होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कम होगा, माइनस के हिसाब से चलें तो कुछ और बात है, ऊपर जा रहा ग्राफ। लेकिन जैसे भी है, बस आप जिस पॉइंट पर जो भी प्लैनेट है उस पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल है उसका अंडर रूट ले लें तो आपको प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड पता चल जाएगी। या फिर एक काम करें, चलें उसको छोड़ें, सैटेलाइट सिस्टम पर आते हैं। अर्थ की फील्ड में भी डिफरेंट पोजीशंस होंगी,
हर पोजीशन का अपना अपना पोटेंशियल होगा। मून एक फिक्स्ड पोजीशन पर है, उधर एक फिक्स्ड पोटेंशियल होगा, उसका अंडर रूट ले लें तो मून की स्पीड आ जाएगी। या जो सैटेलाइट आपने भेजी है किसी पोजीशन पर, उस पोजीशन पर क्या होगा, उधर भी कोई पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का अंडर रूट लें तो वहां या उस स्पीड से लॉन्च करनी पड़ेगी आपको, या वहां अगर आपने दफा चला दी किसी तरह तो उसी स्पीड से वो चलती रहेगी। खैर बहरहाल, या से आगे सैटेलाइट जो हम भेजेंगे, हम कैसे भेजेंगे, वहां जाके उसको कैसे घुमाएंगे, वहां जाके उसकी क्या स्पीड होगी, उसको करीब कैसे लाएंगे, उसको दूर कैसे लेके जाएंगे, ये पूरी की पूरी एक कहानी है। इस कहानी को डेवलप करना पड़ेगा। बहरहाल जो मैं बात करना चाहता था, आई होप आपको समझ आ गई है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है, वैसे तो आपने कह दिया इट्स इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ जी एम ओवर आर, बट आई बिलीव इट्स इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ फाई। फाई क्या, पोटेंशियल ऑफ क्या, जिसकी भी फील्ड है, सूरज की फील्ड है तो सूरज की वजह से पोटेंशियल, जमीन की फील्ड है तो जमीन की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल जिस पॉइंट पर होगा, जितना होगा उसका अंडर रूट लेंगे। खैर बहरहाल आई थिंक इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें जी, कॉल इट क्या, कॉल इट v इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ फाई। अब फाई किसका है ये आपको पता चल चुका है कि अगर वो फाई जो है वो अब सूरज की फील्ड में है तो सूरज की वजह से फाई है, अर्थ की फील्ड में तो अर्थ की वजह से फाई है। वैसे फाई होता क्या, इट इज द पोटेंशियल। तो आई बिलीव जो ऑर्बिटल स्पीड है वो किसके बराबर है, इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ क्या, या तो ऑफ द सन या ऑफ द, मतलब जो भी चल रहा है, जिस पोजीशन पर प्लैनेट है उस पोजीशन पर कितनी क्या सिचुएशन चल रही है, प्लैनेट का मास है इन्वॉल्व नहीं हो रहा। प्लैनेट के मास के ऊपर जैसे आपने जब ऊपर फेंका था, एक याद करें वैसे बात, लिखना छोड़ेंगे प्लीज, जब आप कहते थे जी हमने जमीन के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, तो उसको एस्केप कराने के लिए भी हम क्या कहते थे, एक स्पीड फिक्स थी। ऑब्जेक्ट छोटा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता था, और जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू थी वो क्या थी, वो फिक्स थी। लेकिन हाँ, एनर्जी पे फर्क पड़ता था कि किस एनर्जी से फेंकना पड़ेगा। सिमिलरली जो अर्थ जिस जगह पर है उस जगह पर अर्थ की जगह जुपिटर होता या मार्स होता या प्लूटो होता या जो भी वीनस होता, मरकरी होता, उस पोजीशन पर स्पीड क्या होनी थी, फिक्स होनी थी। हाँ, अब आप कहेंगे सर जी उस स्पीड उस जगह पर जो प्लैनेट का अपना मास है क्या वो डिपेंड नहीं करता, नहीं करता भाई। तो अगर किसी का मास कम होगा ज्यादा होगा, उससे उसकी एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। क्या कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या रहेगी, स्पीड फिक्स्ड रहेगी। क्यों, कि हमारा बुनियादी का असूल डेवलप हुआ है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड जो होंगे, जो सर्कुलर ऑर्बिट्स की ऑर्बिटल स्पीड होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी जो वहां पे पड़ा हुआ है। हाँ, प्लैनेट घूम रहा है कि मून घूम रहा है कि जो भी घूम रहा है, उसका अपना मास मैटर क्या मैटर करेगा, क्या मैटर करेगा कि सर जी जिस जगह पे वो घूम रहा है उस जगह की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन की पोटेंशियल क्या है, उस पोटेंशियल का क्या करना है, अंडर रूट लेना है, वो अंडर रूट से एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू फिक्स रहेगी। किसी को मसला इस बात से? आई थिंक मैं आप बिल्कुल दरमियान में, उधर अलग लिखा उधर अलग लिखा, इधर दरमियान में लिखें कि ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू क्या, the under root of orbital speed is equal to the under root of क्या, gravitational potential at that position, मतलब एट दैट रेडियस, पोजीशन मतलब उस पोजीशन पर कोई रेडियस होगा ना, मतलब उस रेडियस का मतलब वो एक रेडियस उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करेगा। तो जिस भी रेडियस पर आप हैं उस रेडियस पर क्या होगा, एक पोजीशन है, उस पोजीशन पर एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का एक अंडर रूट है, और अंडर रूट जो है वो किस चीज के बराबर है, वो जो है जनाब साहब उस स्पीड के बराबर है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक हमारा ये जो टॉपिक था कौन सा वाला जी, सर्कुलर ऑर्बिट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, उसकी मिसाल में आप क्या क्या मिसाल ले सकते हैं। आप उसकी मिसाल में सोलर सिस्टम भी ले सकते थे, आप उसकी मिसाल में सैटेलाइट सिस्टम भी ले सकते थे। दोनों में क्या हो रहा था, दोनों में एक छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द
घूम रहा है, तो हम ये कहते हैं कि फील्ड बड़े ऑब्जेक्ट की है, बड़े ऑब्जेक्ट की फील्ड में छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, और उन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्चुअल में वो क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसको आपस में इक्वेट कर दें, तो जब इक्वेट कर देंगे तो क्या होगा, करते करते वो सब्जेक्ट बनाया मैंने, किसको, वी को सब्जेक्ट बना लिया। उस वी को मैंने क्या बोला, क्योंकि कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो बड़ा वाला मास है उसका मास है, जिसकी फील्ड है उसका मास है, ओवर आर, आर उसका ऑर्बिटल रेडियस हो गया। उसको क्या डिफाइन करता है, सर वो डिस्टेंस है एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक, ठीक है। जो वी है वो क्या है, वो हमने कहा जी, क्योंकि इसी जैसी कोई चीज पिछले दिन हमने पढ़ी है, वो एस्केप वेलोसिटी हमने पढ़ी, तो किसी ने कहा भी सर ये एस्केप वेलोसिटी निकाली आपने, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ और है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन फार्मूले की शक्ल काफी मैच हो रही थी, तो उसने कहा सर जी ये तो वही निकाला आपने, एस्केप वेलोसिटी इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। वो क्या है कि किसी सरफेस पे, मतलब किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे खड़ा करें किसी ऑब्जेक्ट को, उसको रॉकेट लॉन्च करें, उसका रॉकेट लॉन्च करें तो कितनी स्पीड से लॉन्च करेंगे कि वो जमीन की ग्रेविटी से निकल जाएगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि चलें जी किसी रॉकेट को लॉन्च करें, लॉन्च करके उसको स्पेस में लेके जाएं, स्पेस में लेके जाके उसको किसी ऐसी पोजीशन पे लेके जाएं कि वहां आपको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी टेंजेंशियल। मतलब क्या है इस बात का कि अगर मैं कहूं जी ये अर्थ है, ये अर्थ है जी, आपने एक सैटेलाइट नासा ने डिजाइन की है, उसने उस सैटेलाइट को पहले कहां पहुंचाया, पहले यहां पहुंचाया, यहां पहुंचा के उसका मुंह इधर कर दिया, उसका मुंह इधर करके कितनी स्पीड से उसने उसको लॉन्च करना है कि वो क्या करे, वापस जमीन पे ना गिर जाए, क्या कर जाए, जमीन के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाना स्टार्ट कर दे। यू गेट माय पॉइंट। एक क्या कॉन्सेप्ट था कि यहां से लॉन्च करें और बिल्कुल जमीन के इन्फ्लुएंस में से क्या कर दें, निकाल जाए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, वो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। उसका फॉर्मूला क्या था, √2 कि जहां से लॉन्च करना है उस पॉइंट का जो फाई है उसको पहले 2 टाइम्स करें, फिर उसका अंडर रूट लें तो एक स्पीड आएगी जो उसने, और वो लॉन्च भी कैसा होगा, वो सरफेस से अवे की तरफ लॉन्च होगा और वो गया निकल गया जी बीच में से। अब क्या पढ़ा रहा हूं, अब कह रहा हूं कि रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहा, अभी हम ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए लॉन्च नहीं कर रहा। हाँ रॉकेट को शायद लॉन्च किया, और कहां तक पहुंचाने के लिए, क्या तुमने एक सैटेलाइट है उसको यहां तक लेके जाना है, यहां लेके जाने के बाद रॉकेट फट जाता है कि मर जाता है, उसको उसका संस्कृत में ESC लिखते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब V के साथ क्या लिखें, O लिखें, O मतलब ऑर्बिटल, चलें ORB पूरा लिखते हैं, ORB। ESC was escape velocity, ORB is orbital velocity, and this orbital velocity का फॉर्मूला क्या है वो आपने भी निकाल दिया है। आप में से किसी के पास कोई सवाल अगर है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए।